हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा था भ्रूणपोष का, ठीक है, विकास के पहले वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था, जो कि आपको 7वां भाग आपने पढ़ लिया होगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे 8वें भाग। इस पूरे 8वें भाग में पूरे का पूरा चैप्टर समाप्त करना है। क्लास 12 वालों के लिए है, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, ठीक है, दोनों के लिए है। बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के लिए चैप्टर आपका एक है। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाएंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष का विकास। क्या लिखेंगे? भ्रूणपोष का विकास। अगर हम भ्रूणपोष के विकास की बात करें, किसकी बात करें? भ्रूणपोष के विकास की यदि हम बात कर लेते हैं मेरे शेर और शेरनियों, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भ्रूण होता है ये त्रिसमयकन होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिसमयकन भी हो सकते हैं और नर युग्मक द्वि केंद्रक वाला हो सकता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक वाले हो सकते हैं, और भ्रूणपोष का विकास भी तभी आप जाकर के इसमें कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये विकास जो होता है भ्रूणपोष का, ये मैंने भ्रूणपोष का फिगर बना दिया, ठीक है, भ्रूण का फिगर बनाया। अब इसमें जो बीजांड है, बीजांड के अंदर क्या है? भ्रूण है। क्या है? भ्रूण है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिका होता है, जैसे कि आप जानते हैं 3 होते हैं। उसी के जस्ट नीचे आ जाते हैं तो ये तुम्हारा क्या होता है? एक सहायक कोशिका होता है और बीच वाला अंड कोशिका होता है। उसके बीच में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। ठीक है, जब इसमें एक नर युग्मक जाकर के मिलेगा, एक नर युग्मक जब जाकर के मिलता है तभी ये क्या होते हैं? एक केंद्रक बना लेते हैं। ठीक है, एक केंद्रक ये बना लेते हैं मिल करके आपस में। इतना मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर चीज़ें ये हैं, मैंने आपको बताया कि इस वाले को क्या बोलेंगे? इस वाले को बोलते हैं द्विध्रुवीय। क्या बोलेंगे? द्विध्रुवीय केंद्रक, या फिर बोलेंगे द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलेंगे? द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलेंगे? द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। ये द्वितीयक केंद्रक बना लेगा तीनों मिल करके। अब उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ ये क्या होता है? ये युग्मनज होता है। क्या होता है? युग्मनज, यानी कि नर युग्मक होता है। ठीक है, यही तो है भ्रूणपोष। अब इसमें समझाते हैं आपको। ये है कि जब डेवलपमेंट होता है तो त्रिसमयकन के फलस्वरूप बने, त्रिसमयकन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, मतलब त्रिसमयकन। क्या होता है? त्रिसमयकन होता है। जब त्रिसमयकन होता है, ठीक है, क्या होता है? त्रिसमयकन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। त्रिसमयकन अगर होगा, ठीक है, ट्रिपल, ठीक है, अगर त्रिसमयकन होगा, क्या होगा? त्रिसमयकन होगा, तो यहां ध्यान क्या रखना है? त्रिसमयकन के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है, जो त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, ये बनाएगा। जब ये त्रिगुणित बनाएंगे, क्या बनाएंगे मेरे भैया? त्रिगुणित बना लेंगे, त्रिगुणित संरचना बनाएंगे, जिसके विकास को, ठीक है, भ्रूणपोष का विकास कहते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जब इनमें त्रिसमयकन होगा, भ्रूणपोष में जब त्रिसमयकन होंगे, ये कैसे होंगे? त्रिगुणित होंगे। कैसे होंगे? त्रिगुणित संरचना एक बना लेगा, जो कि क्या होगा? एक नर युग्मक होंगे। क्या होंगे?
एक नर युग्मक बनाएगा और दूसरा इसमें जो होगा द्वितीयक केंद्रक दोनों होंगे। क्या होंगे? द्वितीयक केंद्रक होंगे। जब एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक मिलते हैं, मतलब आप देख पा रहे हैं कि एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के दो नर युग्मक हैं, तो ये कैसे बना रहा है? 3n बना रहा है। ठीक है, यानी इसको शॉर्टकट में बोलेंगे PEN। ठीक है, PEN। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा न्यूक्लिक, ठीक है, इंडो न्यूक्लियर। अब यहाँ पे जो चीज़ होता है प्राथमिक वाला, ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी इंडो न्यूक्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करेगा? ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तब क्या बनाएगा? तब बनाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेगा। क्या बना लेगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा, जिसको हमने शॉर्टकट में क्या कहा था? PEN कहा था। जब दोनों आपस में मिलेंगे ये त्रिगुणित होगा, मतलब ये n होंगे, ये 2n होंगे, तो आपस में क्या होंगे? त्रिगुणित होंगे। जब ये मिल करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेगा मेरे शेरों, उसके बाद भ्रूणपोष का विकास होगा। इसके बाद क्या होगा? भ्रूणपोष का विकास, भ्रूणपोष का विकास होता है। ठीक है, यानी आप ये हेडिंग में क्या लिखेंगे? ठीक है, ऐसे फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद इसको भी लिख लीजिएगा। अब इसको जब आप लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, लिखने के बाद आप इसमें लिखेंगे क्या? इसके विकास में लिखेंगे आप कि त्रिसमेकन के फलस्वरूप, त्रिसमेकन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो कि एक त्रिगुणित संरचना है, जो कि एक त्रिगुणित संरचना है, जिसके, ठीक है, जिसके विकास से भ्रूणपोष का विकास होता है, जिसके विकास से भ्रूणपोष का विकास होता है। ठीक है, भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ, भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ को संग्रह, ठीक है, संग्रह क्या बोलते हैं उसको? हाँ, संग्राही ऊतक है। क्या है? भ्रूणपोष एक, भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? संग्राही ऊतक होता है। क्या होता है? संग्राही एक ऊतक है, जो कि क्या होता है? भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करता है, मतलब संचित कर देता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों को संचित कर देता है। तो हमने क्या बताया? भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक, ठीक है, संग्रह ऊतक होता है जिसमें भोज्य पदार्थ मंड के रूप में संचित रहते हैं। इसमें जो है, इस ऊतक में जो भोजन पदार्थ होते हैं ये मंड के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? मंड के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि इकट्ठा होते हैं, संचित होते हैं। आगे आप लिखेंगे कि इसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ का उपयोग भ्रूणकोश के विकास तथा बीज के अंकुरण में किया जाता है। जो इसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ होते हैं, इसका हम किस में कर सकते हैं? भ्रूण का विकास। किस में करेंगे? भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास प्लस बीज का विकास, बीज का विकास, इस दोनों में, ठीक है, इन दोनों में हम इस संचित भोजन का यूज करते हैं। इतना आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, हेड डालेंगे टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष का प्रकार। क्या लिखेंगे? भ्रूणपोष का प्रकार। अगर मैं भ्रूणपोष के प्रकार की बात करूं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जिसको बोलते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? केंद्रीय भ्रूणपोष। दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, जिसको बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष।
क्या बोलते हैं? कोशिकीय भ्रूण पोष। ठीक। तीसरा जो होगा वो होगा हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म यानी कि माध्यमिक भ्रूण पोष। क्या होगा? माध्यमिक भ्रूण पोष। माध्यमिक भ्रूण पोष। ये तीनों के नाम हमने बता दिया। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे केंद्रीय भ्रूण पोष। क्या हेडिंग लगाएंगे? केंद्रीय भ्रूण पोष। आइए केंद्रीय भ्रूण पोष को हम लोग देखते हैं। मतलब केंद्रीय भ्रूण पोष उसे कहते हैं कि इस भ्रूण पोष में केवल केंद्रक विभाजित होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। जैसे होता है इसमें, क्या नाम है, सूरजमुखी हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं इसको रफ करता हूँ और मैं इधर लिखते हुए चलूँगा। ठीक है, चलिए मैंने इधर रफ कर दिया। ठीक है, ये भी रफ ही कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे तीनों केंद्रक के बारे में बता दूंगा डायरेक्टली। तो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये 3 प्रकार मैंने बताया। पहला मैंने आपको कहा कि पहले हेडिंग जो आप लगाएंगे वो होगा न्यूक्लियर, ठीक है, एंडोस्पर्म। दूसरी हेडिंग्स जो लगाएंगे, पहले आप, ठीक है, एक ही लिखिएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक। तीसरी हो जाएगी आपकी कि हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये मैंने तीनों आपको बता दिया। ठीक है, अब इन्हीं तीनों के बारे में हमको पढ़ लेना है। चलिए आइए इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले चीज़ तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर तीनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये रहा और ये रहा। ठीक है, अब ध्यान इसमें क्या देना है कि सबसे पहली चीज़ तो इसको हम कहते क्या है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, इसको बोलते हैं केंद्रीय भ्रूण पोष। क्या बोलते हैं? केंद्रीय भ्रूण पोष। तो इसमें आप ये हेडिंग डाल करके लिख भी सकते हैं, हेडिंग बाय हेडिंग लिख सकते हैं आप। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या चीज़ होगा। इसमें होता है कि इस भ्रूणपोष में केंद्रक केवल विभाजित होता है। कौन सा विभाजित होता है? केंद्रक विभाजित होता है। क्या विभाजित होता है? केंद्रक विभाजित होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता। कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, क्या बात करें? एग्जाम्पल्स की। इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा तुम्हारा क्या चीज़? ठीक है, कैप्सेला, दूसरा आ जाएगा इसमें सूर्यमुखी, तीसरा आ जाएगा इसमें मक्का, गेहूं, चावल। मक्का, गेहूं और चावल,
बाकी ETC। ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब नोट लगा के लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे? नोट। नोट में आप लिखेंगे कि नारियल का भ्रूणपोष जलीय भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष होता है नारियल का भ्रूणपोष जलीय भ्रूणपोष होता है। जलीय मतलब आप जानते हैं कि नारियल के बीच में जो जल भरा होता है वो कैसा होता है? भ्रूण जलीय तो होता है ना, जिसको आप पीते हो लेकर के, ठीक है। कहते हो गर्मी के मौसम में पीना चाहिए। और आपने ये भी सुना है, कहते हैं कि क्या नाम, नारियल का पानी पीने से जो बच्चा पैदा होता है वो गोरा गोरा पैदा होता है। ऐसा कुछ नहीं भैया, ठीक है। वो सब केवल एक ढकोसला है। नारियल पीने से, नारियल के पानी पीने से, ठीक है, बच्चा गोरा नहीं पैदा होता। अगर ऐसा होता, ठीक है, तो जो सब काले काले हैं साउथ अफ्रीका वाले ना, ठीक है, तो उधर सब क्या होते हैं, ठीक है, जो क्या नाम, ये सब जो काले जो करीबे हैं ना भैया कुल, ठीक है, उन्हें सब कुल गोरा पैदा होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि नारियल के पानी पीने से बच्चा गोरा नहीं होता है, ठीक है। वो केवल लोग ऐसे बना दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, नारियल का भ्रूणपोष जलीय होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में बात कर लेता हूँ कि इसके जो है भ्रूणपोष समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि इसका भ्रूणपोष जो होता है ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। कैसे बनता है? इसमें एक केंद्र, इसमें दो चीज़ें होंगी, ठीक है। पहली चीज़ तो इसमें एक केंद्रक ये होगा, दूसरा तुम्हारा कौन सा होगा, ये एक केंद्रक बनाएगा, ठीक है। ध्यान देना, इसके जो साइड साइड की मैं बात करूं, किसकी बात कर लेता हूं, साइड साइड की, ठीक है, यहाँ पर। तो जो ये जो क्या चीज़ है वो है भ्रूणपोष है। क्या है? भ्रूणपोष है। अब यहाँ मैं अगर बात कर लूँ, ये तो भ्रूणपोष हो गया। अच्छा ये क्या है? एक मिनट, ये भ्रूणकोष है, ये भ्रूणकोष है। और ये इसके अंदर जो है इसी को बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष, जो खाने की योग्य भी होता है कभी कभी, ठीक है। जैसे हर्रे आपने देखा होगा, हर्रे के बीच वाला हिस्सा खाया जाता है, बादाम का बीच वाला हिस्सा खाया जाता है, तो वही चीज़ है। और ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा युग्मनज। क्या हो जाएगा? युग्मनज। अब इसके बाद जो होगा, हमने क्या बताया कि केंद्रक का विभाजन होता है, लेकिन जो कोशिका द्रव्य होता है उसका विभाजन नहीं होता। तो अगले की जो स्टेप बनाएंगे आप देखिए, केंद्रक का विभाजन हम कर देते हैं, इसका विभाजन हम कर देंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से ये बटेंगे, इस तरीके से ये बटेंगे। लेकिन ये क्या होगा, नर युग्मक वाला ये रहेगा, ठीक है। इसमें जो है सभी के सभी द्रव ये भरे रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद ये क्या होगा तुम्हारा, आपको पता है कि ये क्या होता है, युग्मनज होता है, ठीक है। इसके बाद जो बनेगा वो क्या होगा, तो इसके बाद की जो संरचना होगी वो इस तरह से आप बना लीजिएगा, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से आप बना लेंगे, ये हो गया। अब यानी कि ये क्या होगा तुम्हारा, केंद्रक हो गया। तो केंद्रक में विभाजन हो सकता है, लेकिन ठीक है, इनकी कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं हो सकता। मतलब ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, इस तरह से बना लीजिएगा। अब चलिए आते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म में। सेलुलर एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें तो सेलुलर को बोलते हैं क्या चीज़, कोशिकीय, ठीक है, भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष। अगर हम इसकी बात करते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष की बात करते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा, मतलब जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष में केंद्रक के बाद, केंद्रक के पश्चात कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, ठीक है। मतलब इसमें केंद्रक का
केंद्रक विभाजन प्लस कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, दोनों का विभाजन होगा। अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। मतलब कि जब भ्रूणपोष केंद्रकीय विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन भी करती है तो वह कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल में क्या चीज़, इसको बोलते हैं, ठीक है, बिल्लारसिया। क्या बोलते हैं, बिल्लारसिया। ये हो गया बिल्लारसिया। और भी होता है धतूरा, और क्या होता है, धतूरा, ठीक है। एक चीज़ और होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूनिया। क्या बोलते हैं, पिट्यूनिया। ये बाकी से, ठीक है। अब इसमें फिगर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि जब ये केंद्रक बनाएगा, ये जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है, इसके अंदर की चीज़ें सब देखना है इसमें। एक ये हो गया, दो ही दो बना लेते हैं, ठीक है। ठीक, ये रहा। अब ध्यान से देखना है, इसके बीच में जो होगा, एक तो भ्रूणपोष होगा, दूसरा क्या होगा, एक ये भ्रूणपोष हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या चीज़ होगा, तो दूसरा जो आपका होगा वो होगा युग्मक। क्या होगा, ये होता है युग्मनज, ठीक है। यानी ये जो होगा ये होगा युग्मनज, और ये जो होगा ये होगा भ्रूणपोष, ठीक है। जब इस भ्रूणपोष में विभाजन होता है तो क्या होता है, ये एक से दो बनते हैं। एक से कितने बनेंगे, दो बन जाएंगे। एक से कितने बनेंगे, दो बनेंगे। एक ऊपर वाला बनेगा, एक नीचे वाला बनेगा। बाकी तुम्हारा युग्मनज वैसे का वैसे सेम रहता है, ठीक है। जब ये दो भागों में बढ़ जाएंगे तो ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक। यानी कि ये दो सेलुलर होते हैं, दो सेल्स वाले होते हैं, ठीक है। इंडो स्पर्म वाले होते हैं, दो सेलुलर इंडो स्पर्म वाले हो गए, दो सेलुलर इंडो स्पर्म वाले हो गए। उसके बाद ये दो से क्या बनाएंगे, चार बनाएंगे। कितने बनाएंगे, चार बनाएंगे। चलिए आइए चार बना करके देखते हैं। सबसे पहले चीज़ तो दोनों में हम इसको रख देते हैं, इसमें भी वही चीज़ रख देंगे। ये युग्मनज होता है, युग्मनज में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो रहा है और केंद्रक का भी विभाजन हो रहा है, दोनों का विभाजन इसमें चल रहा है, ठीक है। जब दोनों का विभाजन होगा तभी आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं, कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है, और केंद्रक, दोनों का विभाजन इसमें हो रहा है। इधर भी वही चीज़ मैंने इधर आपको बताया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा समझिए, इस कंडीशन में क्या बनाएंगे, चार कोशिका वाले बनाएंगे। कितने बनाएंगे, चार कोशिका। तो 1 2 3 4, चार ये, ठीक है, भ्रूणपोष बना लेते हैं, यानी कि चार केंद्रक ये इसके बन जाएंगे। चलिए देखते हैं, 1 2 3 और ये चार वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चार सेलुलर इंडो स्पर्म लिख देना, ठीक है। इस तरह से बनेंगे। उसके बाद जो होगा
उसके बाद ठीक है 4 के बाद कितना बनाएंगे, बहुत सारे बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे, यानी कि बहुत सारे बना लेंगे, मल्टी सेलुलर तब बोल देंगे इसको, ठीक है। क्या बना लेंगे, मल्टी सेलुलर बना लेंगे, मतलब इधर कई सारे बनाएंगे, धीरे धीरे ऐसे करके बनाएंगे, बनाते हुए लास्ट में क्या होगा, बहुत ढेर सारे ये बना लेते हैं। तो मैं आपको केवल 2 4 6 बना करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारी ये बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बना करके दिखाया। तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, इंडो स्पर्म, मल्टी सेलुलर इंडो स्पर्म बोलेंगे। मतलब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा और ये आपका डी भी होगा। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अब उसके बाद चलते हैं, अगला हेडिंग क्या होगा, हैलोबियल। हैलोबियल में अगर हम बात करें तो इसमें देखिए भैया, इसमें केंद्रक का केवल विभाजन हुआ था, कोशिका द्रव्य का नहीं, इसमें दोनों का विभाजन हुआ, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों का। अब हैलोबियल की बात करें तो हैलोबियल को क्या बोलते हैं, तो हैलोबियल को बोलते हैं मेरे रसगुल्लो, ध्यान रखिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, माध्यमिक भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं, माध्यमिक भ्रूण पोष। क्या बोलते हैं, माध्यमिक भ्रूण पोष। तो माध्यमिक भ्रूण पोष में बात करें तो इसमें प्रथम केंद्रक विभाजन के बाद, ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। मतलब पहली बार कोशिका द्रव्य का विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, परंतु इसके बाद केंद्रक विभाजन भी होता है। क्या होगा, केंद्रक विभाजन भी होगा, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। मतलब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, पहले केंद्रक विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, फिर बाद में, ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, केंद्रक विभाजन भी होगा, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा बाद में। यानी आपको समझाते हैं इसमें क्या चीज़ होगा, ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया कि इसमें प्रथम बार यानी कि प्रथम केंद्रक विभाजन होगा। पहली बार क्या होगा, प्रथम केंद्रक विभाजन होता है। दूसरी क्या होगा, जब पहली बार कोश का विभाजन होगा उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। लेकिन दूसरी बार इसके बाद, ठीक है, तो दूसरी बार केवल केंद्रक का विभाजन होगा, केवल केंद्रक का विभाजन होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। ठीक, समझ में आ गया इतनी बात। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आएंगे, तो इसके जो एग्जाम्पल आएंगे वो कौन कौन आएंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स जो आएंगे, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करूँ जिसको बोलते हैं, ठीक है, एरीमूरस। क्या बोलते हैं, एरीमूरस, एरीमूरस, ये हो गया। दूसरा होता है, ठीक है, एफिडीलस, सॉरी एस्फीडिलस होता है, एस्फीडिलस। ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है
कि मैंने आपको बताया कि एक जो है ये केंद्रक जब बनाएगा, जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणपोष जो होता है ये क्या करेगा, ये केंद्रक को बनाएगा, मतलब विभाजित होगा। केंद्रक क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो केंद्रक होंगे। एक तो मान लेते हैं क्या होगा तुम्हारा, सबसे पहली चीज़ तो भ्रूणपोष होगा। ये भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है। दूसरा क्या होगा, ये होगा युग्मनज। क्या होगा, युग्मनज, यानी कि जाइगोट। अब इसके केंद्रक में क्या होगा, विभाजन होगा। सेम चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके युग्मनज जो होंगे, युग्मनज सेम होंगे, इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा, और इधर तो जाकर के सब, यानी इसमें क्या होंगे, ये दो बना लेगा। कितना बना लेगा, दो बना लेगा। बनाया दो। अब उसके बाद क्या करेगा, दो से चार बनाएगा, दो इधर बनाएगा और दो इधर भी बना रहेगा। बना रहा ना। जब ऐसा होगा उसके बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि जहाँ पर ये विभाजन की प्रक्रिया, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। किसका विभाजन नहीं होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। आप देख रहे हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब ये छोटे 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 क्या होंगे, ये केंद्रक द्रव्य जो है विभाजित हो जाएंगे, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी आप देख रहे हैं ए, बी, सी और ये डी, इस तरह से होगा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, मुझे लगता है कि चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही। ठीक है, तो इसका काम तो हो गया खत्म। अब उसके बाद आगे चलते हैं भ्रूणपोष की, ठीक है, आवर्तकी, यानी कि हिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, इसके इतिहास को देखते हैं। तो हिस्ट्रीलॉजी ऑफ, ठीक है, एंडोस्पर्म, इसके इतिहास को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसके इतिहास को हम जानते हैं। ठीक, चलिए भाई, ये भी आपका हो गया। ठीक, तो मैंने आपको बात किया किसकी, आप हेडिंग लगाएंगे भ्रूणपोष की, ठीक है, आवर्तकी की। भ्रूणपोष की आवर्तकी क्या है, आवर्तकी। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ये आप क्या करेंगे, हेडिंग्स लगाएंगे। अब इसके इतिहास को थोड़ा बहुत जान लेते हैं, मतलब ये इतिहास में क्या चीज़ें आती हैं। तो भ्रूणपोष का विकास, भ्रूणपोष जो होता है, ये भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थ का संग्रह करना होता है। इसका विकास क्या होता है, देखिए मैं लिखते हुए चल रहा हूँ। मैं आपको क्या बताया कि भ्रूणपोष जो होता है क्या करता है, भोज्य पदार्थ का संग्रह करता है। क्या काम करता है, भोज्य
पदार्थों का संग्रह करेगा, यानी कि इकट्ठा करेगा। जब इकट्ठा करता है तो भ्रूणपोष की परतें क्या होती हैं? भ्रूणपोष की परतें पतली भित्ति वाली होती हैं। कैसी होती हैं? जो भ्रूणपोष होता है इसकी जो परतें होती हैं, भ्रूणपोष की जो परतें होती हैं, ठीक है, कौन होती हैं? परतें, वो पतली होती हैं। कैसी होती हैं? पतली होती हैं। कैसी होती है? पतली होती है। ये मैंने बताया आपको आगे कि लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे इनमें, ठीक है, हेमीसेलुलोज क्या होता है? हेमीसेलुलोज की जमा हो जाता है। इनमें कभी कभी क्या होता है? हेमीसेलुलोज जमा हो जाता है। जब ये जमा हो जाएगा इसके कारण की वजह से कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। मतलब इसी परत में क्या जम जाता है? हेमीसेलुलोज जम जाता है। हेमीसेलुलोज जम जाता है। सेलुलोज जम जाता है। जब हेमीसेलुलोज जम जाएगा, ठीक है, जम जाता है, ठीक है, जब हेमीसेलुलोज जम जाएगा तो इनकी परतें कैसी हो जाएंगी? कोशिका भित्ति इसकी कैसी हो जाएगी? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाती है, ठीक है, इनकी कोशिका कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। तो भोज्य पदार्थ मंड या वसा के रूप में इनमें पाए जाएंगे। जब मोटी हो जाती है, ठीक है, जम करके, तो इनमें जो भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ तब कैसे हो जाएगी? तो इनमें क्या होगी? जो भ्रूणपोष होगा, भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ तब कैसे होंगे? तो भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ, ठीक है, कैसे होंगे? मंड के रूप में होंगे व वसा तेल के रूप में एकत्रित होंगे। कैसे होंगे? वसा तेल के रूप में एकत्रित ये होंगे। जैसे आपने देखा नारियल वाले में क्या, नारियल के पानी से क्या बनता है? नारियल तेल बनता है ना, वैसे उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यानी आप इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया वही चीज़ आपको लिखना है। लिखना क्या है कि भ्रूणपोष बोल रहे हैं, पोष पापयोग मात्रा, ठीक है, भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। भ्रूणपोष की परतें पतली भित्ति वाली होती हैं, लेकिन कभी कभी हेमीसेलुलोज के जमा होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। जिसके कारण भोज्य पदार्थ मंड या वसा तेल के रूप में एकत्रित होता है या फिर पाया जाता है। आप चाहे एकत्रित होता लिख लीजिए, चाहे फिर पाया जाता है। फिर आप लिखेंगे कि अनेक एकबीजपत्री। अब देखिए ध्यान से, अनेक एकबीजपत्री में भ्रूणपोष की बाह्य स्तर रूपांतरित होकर, ठीक है, मतलब अगर एक बीजपत्री है, अगर एक बीजपत्री पौधा है तो इसका भ्रूणपोष की बाह्य परत, कौन सी परत? बाह्य परत, ठीक है, या फिर बाह्य स्तर क्या होगी? रूपांतरित होगी। जब ये रूपांतरित होगी तो ये क्या करेगा? रूपांतरित होने के बाद एक, ठीक है, क्या करेगा? इसमें रूपांतरित होकर, ठीक है, इसमें एक वो होता है एलोवेर लेयर का कण बनाएगा। क्या बनाएगा? एलोवेर लेयर, यानी क्या बना लेगा? ये रूपांतरित तो हो करके एलुरोन का कण बनाएगा। क्या बनाएगा? ये कण बना लेता है, ठीक है, एलुरोन का एक कण बना लेगा। एलुरोन का कण बनाएगा, यानी कि इसका संग्रह होगा। एलुरोन जब संग्रहित होंगे तब क्या बनाएगा? जिसके बाद ये क्या बनाएगा? एक परत बना लेगा। जब इसके कण क्या होंगे? संग्रह, मतलब इकट्ठा होंगे, संग्रह होंगे। जब इसके कण संग्रहित होंगे तो क्या बनाएगा? ये इसी का एक लेयर बना लेता है। कौन सा लेयर बनाएगा?
एल्यूरोन लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्यूरोन लेयर बना लेगा, यानी कि एल्यूरोन का परत बना लेगा, जिसके बाद क्या होगा, भ्रूणपोष में संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास तथा बीज में काम आता है। उसके बाद जब ये परत बना लेगा तो जो भ्रूणपोष होंगे, ठीक है, जो भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ होगा, क्या होगा, भोज्य पदार्थ जो होगा वो संचित होकर के किसमें, उस विकास में काम देगा। किसमें काम देगा? भ्रूण के विकास प्लस बीज के विकास में कार्य करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये कार्य करता है। मतलब जैसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या है, मैंने आपको बताया भ्रूणपोष। अब इस भ्रूणपोष में क्या है, एक लेयर बना लेता है। एक क्या बना लेगा? लेयर बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस लेयर को क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर। और इसको आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष बोलते हैं। भ्रूणपोष बोलते हैं। ठीक है, यानी ये एक बीजपत्री भ्रूणपोष का है। कैसा है? एक बीजपत्री भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष, एक बीजपत्री की भ्रूणपोष। यहाँ पे की लिख लेना कि भ्रूणपोष है। ठीक है, अब अगला ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने इतना बता दिया। उसके बाद है भ्रूणपोष तथा अभ्रूणपोष बीज में अंतर है। ठीक है, तो भ्रूणपोष और अभ्रूणपोष बीज में अंतर भी देख लीजिए। चलिए आइए इसी वक्त हम दोनों चीज़ों को देख लेते हैं, भ्रूणपोष और अभ्रूणपोष में अंतर। ठीक है, चलिए इन दोनों को अब हम समाप्त ही कर देते हैं। दोनों अंतर है, अंतर देख लेते हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया था? भ्रूणपोष, दो अंतर इसमें देखने हैं। क्या देखने हैं? भ्रूणपोष और अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोष या फिर भ्रूणपोषी बीज। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? अभ्रूणपोष, अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है, यानी कि एंडोस्पर्मिक स्पर्मिक एंडोस्पर्मिक। ठीक है, सीड। ये हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका नॉन इंडोस्पर्मिक रहता है ना, यहाँ पे ई रहेगा। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड ये है। चलिए ये देखते हैं। ठीक है, आवृतबीजी और अभ्रूण, और देखेंगे हम क्या चीज़? भ्रूणपोषी। ठीक है, भ्रूणपोषी बीज और देखेंगे अभ्रूणपोषी बीज। अगर हम भ्रूणपोषी की बीज की बात करें, भ्रूणपोषी बीज की बात करें तो ये भ्रूण, ठीक है, इसमें क्या होता है? भ्रूण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूण पाया जाता है। लेकिन इस वाले में क्या होगा? ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणीय परिवर्धन के रूप में, ठीक है, प्रयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, अतः बीज भ्रूण में, ठीक है, अतः भ्रूण पोष ना पाए जाएं तो इसे हम क्या कहेंगे? अभ्रूणपोषी कहेंगे। मतलब बीज में भ्रूणपोष ना पाए जाएं
तो उसे हम क्या कहेंगे, अभ्रूणपोषी कहेंगे। इसमें आपको लिखना क्या है कि भ्रूण पाया जाता है। सबसे पहले चीज़ तो क्या लिखना है, इसमें क्या होगा, भ्रूण पाया जाता है। एक दूसरा होगा आगे कि ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष, ठीक है, जिसमें भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तथा, ठीक है, बीज के अंकुरण तक पाया जाता है, ऐसा बीज, मतलब इसमें क्या होगा, ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष, जिसमें भ्रूणपोष, जिसमें भ्रूणपोष बीज के अंकुरण, बीज के अंकुरण, बीज के अंकुरण तक पाया जाता है, पाया जाता है, तो ऐसे बीज को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। तो ऐसे बीज को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे गेहूं, मक्का। क्या लिखेंगे, गेहूं, मक्का, और क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, सुपारी। किसी को सुपारी नहीं देना, सुपारी एक पेड़ है जो आप खाते हो, पान मसाला वाला, सुपारी, ठीक है, और आरंडी यानी कि रेड़ी, ठीक, बाकी से। अब इसमें क्या करना है, इसमें तो आपका फिगर भी बनेगा। एक फिगर बना करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पूरा का पूरा ब्लैक बनाइएगा इसको, ठीक, इस तरीके से। अब उसके बाद क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से ये मैंने आपको बनाया। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि इस वाले को क्या बोलेंगे, इसके बीच में भी बनेगा ये पूरा ब्लैक बनेगा, ठीक है। अब इसको जो मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक। ये तुम्हारा क्या होगा, ये होगा एंडोस्पर्म। क्या होगा, एंडोस्पर्म, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ इसकी दो चीज़ें, ठीक है, एंडोस्पर्म हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं इपी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे इपी, ठीक है, कोटली की बात करेंगे। ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला इसका होगा ये क्या बनाएगा, इपी कोटली की बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो बीच वाला ब्लैक वाला होगा ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा, ठीक है, हाइपोकोटली, हाइपोकोटली बनाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद ये तो रहा उसके ऊपर का, लेकिन यहाँ जो नीचे वाला होगा ये क्या बनाएगा, तो रूट कोटली बनाएगा, ठीक है, रूट कोटली बनाएगा, या फिर बात कर लेते हैं रूट कॉड भी बनाएगा, ठीक है।
रूट कॉल। उसके बाद ये वाला जो होता है ये क्या है, तो ये होता है सीड कॉर्ड। क्या होता है, सीड कॉर्ड। अब ये तो काम खत्म होगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी। तो इसमें ध्यान रखिए, रखने वाली बात क्या है, सबसे पहली चीज तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही प्रयोग कर लिया गया है। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही प्रयोग में ले लिया गया हो अतः बीज में भ्रूण पोष ना पाया जाए। अतः बीज में भ्रूणपोष ना पाया जाए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अभ्रूणपोषी बीज कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, तो इसके एग्जाम्पल की जो बातें हम करेंगे, तो इसके एग्जाम्पल में क्या चीज़ें आएंगी, ध्यान रखिएगा। जैसे चना, मटर, इसके बीज को ही खाया जाता है ना। सेम और राजमा, कहते हैं ना राजमा चावल, बाकी ETC, ये हो गया। अब इसमें देखिए ये दो फलिक भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप भी बनाएंगे। ठीक, ये चना का है, किसका है, चना का है। अब ध्यान क्या देना है, ये वाला क्या चीज़ होगा, ये होगा, ठीक है, कॉटलीलेडजन। ठीक है, कॉटलेज, क्या होगा, कॉटलेज। अब ये होगा तुम्हारा, ये सीड कॉर्ड होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें एकदम इसमें क्या होंगी, सेम होंगे। मतलब ये वाला तुम्हारा क्या होगा, तो ये वाला होगा रूट कॉर्ड। ठीक है, रूट कॉर्डली। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, ये होगा हाइपोक्वाटली, यहाँ ये रेड वाला हाइपोक्वाटली। अब उसके बाद क्या होगा, इंडो क्वाटली कौन होगा, तो इंडो क्वाटली ये आपका होंगे, इंडो क्वाटली। ऐसे करके आपको बना लेना है। ठीक है, ये चना का होगा और ये मक्का का हो जाता है। ठीक है,
अब इतना मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। तो आप फिगर के साथ ये लिखेंगे। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे, उसके बाद ये होने के बाद आप हेडिंग क्या डालेंगे, ठीक है। अब आपको लिखने वाला अधिकतर बताना है। क्या बताना है? लिखने वाला। तो लिखने वाले में क्या ध्यान रखना है? हेडिंग लगाएंगे बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन। बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन, ये हेडिंग लगाना है कि चेंजिंग द सीड फ्रॉम, ठीक है, एक्शन। इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक है। मतलब आपको दो चीज़ें पढ़ना है। एक तो पढ़ना है पुष्प से फल बनने से पहले कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद आपको बीज में भी परिवर्तन पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमने आपको बताया कि दो हेडिंग्स हमने बताए। कितने हेडिंग्स? दो हेडिंग्स बताए हमने, ठीक है। दोनों हेडिंग्स पे हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। मतलब अगर पुष्प से फल निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन देखेंगे और बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन को हम देखेंगे। दोनों परिवर्तनों को हम आज इसमें देखेंगे, ठीक है। तो दोनों हम परिवर्तन को आज इसमें देखना चाहेंगे। पहला आप क्या देखेंगे? बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन। बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन, ये सब इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, पूछ लिया जा सकता है। ये हो गया। दूसरा आप क्या लिखेंगे कि पुष्प से फल निर्माण में, पुष्प से फल निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन, निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, ये मैंने दोनों हेडिंग्स आपको बताए हैं। दोनों हेडिंग्स मैंने बताया है, तो दोनों हेडिंग्स के परिवर्तन को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, बीज में होने वाले परिवर्तन और, ठीक है, पुष्प से फल निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन। आइए इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन की बात करें तो इनमें जो होता है फ्यूनिकल, क्या होता है? फ्यूनिकल। क्या होता है? फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? फ्यूनिकल की। किसकी बात कर लें? फ्यूनिकल, ठीक है। तो फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल ये वृंत में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है? वृंत में परिवर्तित हो जाता है। आगे अगले में बात करूं अगर, तो इसमें जो वृंतक होता है, क्या होता है? वृंतक होता है। वृंतक को क्या बोलते हैं? ठीक है, हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम, ठीक है, हाइलम। ये किस में बदलता है? तो हाइलम बदलता है, ठीक है, नाभिका में। किस में बदलता है? नाभिका में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बाह्य आवरण। क्या है? बाह्य आवरण, आउटर लेयर, बाह्य आवरण। तो अगर हम बाह्य आवरण की बात करें तो ये किस में बदलता है? तो बाह्य आवरण बदलता है बाह्य कवच में। क्या बदलता है? बाह्य कवच में, या फिर जिसको चोल भी एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतः अध्याय होगा, अंतः, ठीक है, अध्यावरण, अध्यावरण,
वर्ण। तो अंतः अध्या वर्ण की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? अंतः अध्या वर्ण की बात करूं, किसकी बात कर लूं? अंतः अध्या वर्ण की। तो अंतः अध्या वर्ण जो होगा ये किस में बदलेगा? तो ये बदलेगा अंतः कवच में। किस में बदलेगा? अंतः कवच में बदलेगा। उसके बाद आगे जिसको बोलते हैं बीजांड द्वार, तो बीजांड द्वार ये किस में बदलेगा? तो बीजांड द्वार ही, जिसको बोलते हैं बीजांड द्वार में ही बदलेगा। बीजांड द्वार। अब उसके बाद एक चीज है जिसको बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश जो होता है किसमें बदलता है? सत्य पोषक में, या फिर उसको बोलते हैं अगर सत्य पोषक होगा तो एम्ब्रॉय से क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। तो भ्रूण कोश नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में क्या होंगे, जब ये नष्ट होगा तो ये अंड कोशिका द्विगुणित में हो जाएंगे। तो ये क्या कर लेगा? इसमें अंड कोशिका बनेगा। तो अंड कोशिका जो होगा ये कैसा होगा? 2n होगा, यानी कि द्विगुणित होगा। और इसमें प्रतिध्रुवीय कोष जो होते हैं ये नष्ट हो जाएंगे। प्रतिध्रुवीय कोष, ठीक है, नष्ट होंगे। समझ में आया? और द्वितीयक केंद्रक भ्रूणपोष बना लेगा। और क्या बनाएगा? द्वितीयक केंद्रक भ्रूणपोष बना लेगा। द्वितीयक केंद्रक भ्रूणपोष बनाएगा। द्वितीयक केंद्रक भ्रूणपोष बना लेगा। ठीक है, ये इतना ठीक। अब इसमें बात कर लेते हैं पुष्प से फल निर्माण की प्रक्रिया। तो इसमें क्या होंगे? इसमें जो बाह्य दल होगा, क्या होगा? बाह्य दल। बाह्य दल, बाह्य दल को क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। क्या होगा? बाह्य दल पुंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। बाह्य दल पुंज सूख कर झड़ जाएगा। क्या होगा? सूख कर झड़ जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा? दलपुंज जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, दलपुंज जिसको हम क्रोला बोलते हैं, ये भी सूख कर क्या होता है? गिर जाता है। आगे मैं बात कर लूं पुमंग की। पुमंग क्या होगा? तो पुमंग जो होंगे ये भी सूख कर क्या होंगे? गिर जाएंगे। क्या होंगे? सूख कर ये भी गिर जाते हैं। उसके बाद वर्तिका होगा। क्या होगा? वर्तिकाग्र होगा। उसके बाद क्या होगा? वर्तिकाग्र होगा। तो अगर हम वर्तिकाग्र की बात करें तो वर्तिकाग्र और वर्तिका, वर्तिकाग्र और वर्तिका ये दोनों क्या होंगे? तो ये भी सूख करके गिर जाएंगे। आगे तो इनमें बचेगा अंड। ठीक है, क्या बचेगा? अंडाशय भित्ति। क्या बचेगा? अंडाशय भित्ति। तो अंडाशय भित्ति जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? फल भित्ति में बदलेगा। किस में बदलेगा? फल भित्ति में बदलेगा। अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदलता है। किस में बदलेगा? फल भित्ति में बदल जाएगा। उसके बाद बीजांड बीज में बदलेगा। बीजांड, ठीक है, किस में बदलेगा? बीज में। बीज में बदलता है या फिर परिवर्तित होता है। तो ये मैंने आपको इतना बता दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, कुछ इसमें जो है परिभाषाएं हैं, जो छोटे छोटे परिभाषाएं हैं उसको आपको जान लेना है और लिख भी लेना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चीज़ तो आपको हेडिंग डालना है अनिषेक फलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं। क्या चीज़? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन की बात अगर हम करें, ठीक है, जिसको बोलते हैं
पैथोजेंसिस, ठीक है, पैथोजेंसिस क्या बोलते हैं, पैथोजेंसिस। चलिए, मैंने आपको क्या बताया, कई हेडिंग्स मैंने बताया। पहला चीज अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्थेनो बोलते हैं, पार्थेनोकॉर्पी, ठीक है, पार्थेनोकॉर्पी, ये हो गया। दूसरा जिसको बोलते हैं अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैथेनोजेंसिस, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद तीसरा जिसको बोलते हैं आगुणित अनिषेक जनन, आगुणित अनिषेक जनन, आगुणित अनिषेक जनन, इसको बोलते हैं हेप्लॉइड, हेप्लॉइड, ठीक है, पैथोजेंसिस, पार्थेनोजेंसिस, ये है। उसके बाद है चौथे की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं द्विगुणित अनिषेक जनन, द्विगुणित अनिषेक जनन, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड, बाकी यही रहेगा, ठीक है, पार्थेनोजेंसिस, ठीक है। पांचवा हो जाएगा जिसको बोलेंगे आसन, ठीक है, इसमें दो चीज होंगे, एक होगा आमिश्रण, क्या होगा, आमिश्रण, क्या होगा, आमिश्रण, या जिसको बोलते हैं उभय मिश्रण, ठीक है, जिसको बोलते हैं एपोमिक्स, एम्फी मिक्स, एपोमिक्स। उसके बाद है छठवां जो तुम्हारा हो जाएगा असंघ जनन, इसको बोलेंगे एपोमिक्सेस। ये इतना मैंने आपको लिख करके दिखाया है। अब इसके बारे में आपको, ठीक है, थोड़ा लिखते हुए चलना भी है, ठीक है, मैं बोलूँगा आप लिखते हुए चलेंगे, थोड़ा बहुत मैं लिख दूंगा अगर जहाँ लिखने की बात रहेगी, बाकी आपको लिखना ही लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन की मैं अगर बात करूँ, किसी बात करूँ अनिषेक फलन की, तो कुछ पौधों में फल बिना निषेचन के ही
विकसित हो जाते हैं, ठीक है, विकसित हो जाते हैं, तो बिना निषेचन वाले फल अनिषेक फलन, अनिषेक फल तथा यह क्रिया अनिषेक फलन कहलाता है। मतलब कुछ पौधों में बिना निषेचन के, कुछ पौधों में फल, इसमें क्या हो जाएंगे, फल बिना निषेचन के बनते हैं तो उसे अनिषेक फलन होना चाहिए, यहाँ पे का रहेगा, ठीक है, अनिषेक फलन कहते हैं। एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, ठीक है, तो जब ये बिना निषेचन के फल बनेगा तो उसे अनिषेक फल बोलेंगे, ठीक है, और यह प्रक्रिया जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे संतरा, तरबूजा, केला, संतरा, तरबूजा, केला, तो संतरा, तरबूजा और केला। उसके बाद है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन की बात करें हम, बिना निषेचन के बीज या भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, ठीक है, बीज या भ्रूण का, ठीक है, बीज या भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया, भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, अगुणित अनिषेक जनन, इसको हम पहला कर लेते हैं, अगुणित अनिषेक जनन, ठीक है। दूसरा आपका ये हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे द्विगुणित अनिषेक जनन बोलेंगे। अगर हम अगुणित अनिषेक जनन की बात करें, हैप्लॉइड, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस की बात करें, तो इसमें क्या होंगे, मतलब इसमें भ्रूण का निर्माण अंडाणु अथवा भ्रूणकोश की अगुणित कोशिका के द्वारा होता है। इसमें क्या होगा, भ्रूण का जो निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण, किसका निर्माण, भ्रूण का निर्माण, किसका निर्माण, भ्रूण का निर्माण अंडाणु अथवा किसका, अंडाणु अथवा भ्रूणकोश, भ्रूणकोश किसकी, भ्रूणकोश की अगुणित, ठीक है, कोशिका से होगा, अगुणित कोशिका से होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अगुणित अनिषेक जनन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात कर लूँ इसमें, तो होता है निकोटियान, क्या होता है, निकोटियान। दूसरा मकोय, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ द्विगुणित अनिषेक की। तो बीज के क्या होगा, बीजांड के किसी भी जो चीज़ें होंगी, तो बीजांड के किसी भी स्तर को कोशिका द्विगुणित निषेचन के, यानी बीजांड के किसी भी स्तर को कोशिका द्विगुणित कोशिका में निषेचन के बिना भ्रूण की क्रिया द्विगुणन अनिषेक करा। मतलब इसमें क्या होगा, बीजांड के किसी भी स्तर को कोशिका अर्थात
द्विगुणित कोशिका अर्थात 2n सेल, अर्थात 2n सेल। तो द्विगुणित कोशिका में निषेचन बिना, कोशिका से लिख दो, ठीक में ना लिखो, से निषेचन बिना, किसके, निषेचन बिना, ठीक है, बना भ्रूण, निषेचन बिना बना भ्रूण द्विगुणित, ठीक है, कैसा होता है, द्विगुणित अनिषेक जनन कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, तो इसमें एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएंगे तुम्हारे, तो इसमें एग्जाम्पल्स दिया ही नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। चलो, उसके बाद है उभय मिश्रण। अगर हम उभय मिश्रण की बात करें तो ये कैसे होंगे, तो उभय मिश्रण जो होते हैं कि लैंगिक जनन के समय, लैंगिक जनन के समान रूप से संपन्न होने के लिए अर्धसूत्री तथा समयुग्मन आवश्यक होते हैं। दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप बने, ठीक है, बीजाणुद्भिज विकास होने पर, ठीक है, इसे उभय मिश्रण अथवा सामान्य लैंगिक जनन कहते हैं। इसे हम सामान्य लैंगिक जनन भी कहते हैं। मतलब क्या लिखेंगे आप इसमें, लैंगिक जनन, क्या लिखेंगे, लैंगिक जनन। तो मैंने आपको बताया कि लैंगिक जनन, क्या बता रहा था कि लैंगिक जनन के सामान्य रूप से, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, लैंगिक जनन से सामान्य रूप से संपन्न होने के लिए अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन, इसमें जब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन तथा, ठीक है, संयुग्मन आवश्यक है। दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप बने भ्रूण, इसमें क्या होगा, और संयुग्मन होगा, ठीक है। इसके बाद जो बना भ्रूण होगा, क्या होगा, बना भ्रूण जो होगा, बना भ्रूण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे जो बना भ्रूण, बने भ्रूण से बीजाणुद्भिद, बने भ्रूण से बीजाणुद्भिद क्या बनाएगा, बीजाणुद्भिद विकसित होता है। जब विकसित होता है तो इस क्रिया को हम उभय मिश्रण, ठीक है, या सामान्य लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद है असंग जनन, ठीक है, ये सब भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, असंग जनन है। तो असंग जनन की बात करें, एपोमिक्स की बात करें, तो असंग जनन, इसमें लिखेंगे कि असंग जनन शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, यानी कि एपोमिक्स का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, बिना मिश्रण के। इसका अर्थ क्या है, बिना मिश्रण के, बिना मिश्रण के, अर्थात बिना संयुग्मन के, बिना, अर्थात बिना संयुग्मन के, बिना संयुग्मन के, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज अगर हम बात करें तो किया था विंकलर। किसने किया था, विंकलर ने। कब किया था, 1908 में, 1908 में किया था। तो विंकलर के अनुसार कुछ पादपों में संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। जैसे कुछ घास होते हैं और एस्टी रेसी, इसके एग्जाम्पल में आप लिखेंगे एस्टी रेसी और कुछ घास, ये हो गया। अब उसके बाद है, यह जो है आवृत्त बीजी में 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। असंग जनन आवृत्त बीजी में 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्धी प्रजनन, दूसरा होता है, ठीक है, अनिषेक
बीजता, अनिषेक बीजता। पहला वर्धी प्रजनन, दूसरा अवर्धी प्रजनन को बोलते हैं आवर्ती आसंग जनन, आवर्ती आसंग जनन। दूसरा बोलते हैं अनिषेक बीजता, जिसको हम कह सकते हैं अनावर्ती आसंग जनन भी कह सकते हैं। ये इतना। अब आप इसमें लिखेंगे इसके जो दो प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे आवर्ती, क्या लिखेंगे इसके, आवर्ती, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं। मैंने आपको बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब वो दो प्रकार कौन है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जिसको बोलते हैं आवर्ती आसंग जनन, और दूसरा हमने आपको बताया अनावर्ती आसंग जनन, ठीक है। तो आवर्ती आसंग जनन में आप लिखेंगे क्या, लिखिए कि कुछ पादप प्रजातियों में अंडकोशिका द्विगुणित का निर्माण होता है, अंडकोशिका द्विगुणित का निर्माण होता है बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही, बिना अर्धसूत्री विभाजन के हो जाते हैं, और यह अंडकोशिका द्विगुणित बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करता है, तो इसे, ठीक है, आवर्ती आसंग जनन कहते हैं। उसके बाद अनावर्ती आसंग जनन हेडिंग डालेंगे। ये आसंग जनन इंपॉर्टेंट बहुत है, ये पूछा गया कई बार। अब हेडिंग लगाएंगे अनावर्ती आसंग जनन, उसमें लिखेंगे कि आगुणित भ्रूणपोष में उपस्थित अंडकोशिका या किसी अन्य आगुणित कोशिका के बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती आसंग जनन कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद है अपस्थानिक भ्रूणता, हेडिंग लगाएंगे आप अपस्थानिक भ्रूणता। तो अपस्थानिक भ्रूणता की बात करें जिसको बोलते हैं, ठीक है, एडवेंटिड इम्ब्रोय बोलेंगे, ठीक है। अपस्थानिक भ्रूणता मैं हेडिंग केवल लिख दे रहा हूं, बाकी आप जो है अपस्थानिक अपस्थानिक, ठीक है, भ्रूणता। अगर हम अपस्थानिक भ्रूणता की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे, ठीक है, बीजांडकाय तथा अध्यावरणों की, ठीक है, द्विगुणित कोशिका से वृद्धि एवं विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण बनने की प्रक्रिया को, ठीक है, प्रक्रिया से बीज का निर्माण होता है, प्रक्रिया से बीज का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। एग्जाम्पल में नींबू, और क्या आ जाएगा तुम्हारा, नींबू के बाद आएगा क्रैपिस, क्या आ जाएगा, क्रैपिस, ठीक है, पार्थेनियम, क्या आ जाएगा, पार्थेनियम और क्रैपिस भी आ जाएगा। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे आप बहुभ्रूणता, क्या लिखेंगे, बहुभ्रूणता। आप हेडिंग लगाएंगे बहुभ्रूणता। ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो IMMP, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बहुभ्रूणता की बात करें, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिम, ठीक है, ब्रॉय। अगर हम बहुभ्रूणता की बात करें तो इसको किस में किया गया, तो संतरे में किया गया। बहुभ्रूणता मतलब एक से अधिक भ्रूण होंगे,
एक से अधिक भ्रूण होंगे। यानी आप लिखेंगे इसमें कि अंड कोशिका में निषेचन के फलस्वरूप एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना, परंतु एक बीजांड में विभिन्न कारणों से एक से अधिक भ्रूण के बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं कि अंड कोशिका में निषेचन के फलस्वरूप एक बीजांड से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता की खोज ए वी ल्यूवियन हॉक ने 19 में संतरे में किया था। किसमें किया था? संतरे में, ठीक है, संतरे के बीज में किया था। बहुभ्रूणता निम्न प्रकार के होते हैं, यानी इसके भी कई प्रकार हैं बहुभ्रूणता के। तो सबसे पहले चीज तो है तुम्हारा सरल बहुभ्रूणता। क्या है? सरल बहुभ्रूणता, ठीक है। दूसरा तुम्हारा हो जाएगा मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता। तीसरा तुम्हारा हो जाएगा अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता, ये तीनों मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा कि सरल बहुभ्रूणता क्या होता है। सरल बहुभ्रूणता बीजांड में किसी भी कारण से, ठीक है, जो बीजांड होता है भैया ना, बीजांड में किसी भी कारण से एक से अधिक भ्रूणपोष, बीजांड में किसी भी कारण से एक से अधिक भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं, तो वह निषेचन के पश्चात प्रत्येक भ्रूणकोश में अंड कोशिका से एक भ्रूण का निर्माण की क्रिया सरल बहुभ्रूणता कहलाती है। जैसे तुम्हारा हो जाएगा ब्रैसिका। क्या हो जाएगा? ब्रैसिका, ये एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। उसके बाद मिश्रित बहुभ्रूणता, तो भ्रूणकोश की अंड कोशिका के, ठीक है, अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका के निषेचन के द्वारा भ्रूण बनने की क्रिया मिश्रित बहुभ्रूणता कहलाता है। जैसे, ठीक है, एलियम की जाति। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, जैसे क्या बोलेंगे उसको? एलियम की जाति। एलियम की जाति, ये हो गया। उसके बाद क्या है? अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होगा कि बीजांड की भ्रूणकोश से बाहर स्थित अन्य, ठीक है, बाहर स्थित अन्य कोशिका के द्वारा भ्रूण बनने की क्रिया को अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे इसमें तुम्हारा आ जाएगा नींबू। क्या आ जाएगा? नींबू, और हो जाएगा संतरा। नींबू, संतरा और आम, ठीक। ये इतना मैंने आपको बहुभ्रूणता के बारे में बताया। अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग विदलन बहुभ्रूणता। अगला हो जाएगा विदलन बहुभ्रूणता। ये भी आता है बहुभ्रूणता के अंतर्गत, यानी कि चौथा ये हो गया विदलन बहुभ्रूणता। तो विदलन बहुभ्रूणता हम लिखेंगे कि भ्रूणीय कोशिका के दो या दो से अधिक भागों में बंट जाने पर प्रत्येक भाग से एक भ्रूण बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को इससे,
ठीक है। तो इस प्रकार एक से अधिक भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया बहुभ्रूण, ठीक है, विदलन बहुभ्रूणता कहलाती है। जैसे कुमुदनी, जैसे कुमुदनी, ठीक है, जैसे कुमुदनी मतलब भ्रूणीय कोशिका के दो या दो से अधिक भागों में बट जाने पर प्रत्येक भाग से एक भ्रूण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अधिक भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया विदलन बहुभ्रूणता कहलाती है। जैसे इसमें है कुमुदनी। आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।